फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। फ्लोएम रेशा को छोड़कर बाकी सब चीज क्या होता है? चला जीवित होता है। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, और या फ्लोएम के बहुत सारी तंतुएं हैं, सब फ्लोएम रेशा को छोड़कर सब क्या होता है? जीवित। आपको कहेगा कौन जीवित होता है, तो कहेंगे फ्लोएम तंतु जीवित होता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं, खाली फ्लोएम रेशा जीवित नहीं होता है। कहता है रक्त कैसा उत्तक है? हम पीछे बताए भी थे कि हड्डी संयोजी उत्तक है और रक्त तरल संयोजी उत्तक है। सही कि गलत? फिर कहता है चला जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह किससे होकर गुजरेगा? एपिथेलियम से। आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, चला मुंह का जो अंदरूनी अस्तर होता है वो किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम। किसका बना होता है? यह तुरंत जो है तुरंत कोशिका विभाजन करता है। लिख लो, सल्की एपिथेलियम का बना होता है, तुरंत कोशिका विभाजन करता है। तुरंत कोशिका विभाजन करता है, इसलिए मुंह वगैरह में जब कटता है तो तुरंत जो है आता है। देखिए मुंह सुबह में छिलाएगा, आप भोरे उठिएगा तो मुंह जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, क्योंकि आहार नाल और मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं और ये तुरंत क्या होते हैं? ये तुरंत कोशिका विभाजन करते हैं। जहां पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहां का भीतरी स्तर स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। यहां भी हम अभी क्या बोले थे? चला आहार नाल, आहार नाल का जो भीतरी स्तर है वो भी एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो वैसे ही चला कहते हैं जहां पचित भोजन का अवशोषण और स्राव होता है वहां से भीतरी स्तर स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है? सब चीज का वहन करता है। अपशिष्ट का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। संवहन और परिवहन एक के बात है, या संचरण। संवहन, परिवहन और संचरण एक ही बात है। प्लाज्मा क्या करता है? रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? संवहन। संयोजी उत्तक अंगों के भीतर खाली स्थान को क्या करता है? भरता है। ये एरियोलर संयोजी उत्तक वह उत्तक है चला जो भीतरी अंग में कहीं भी गैप रहेगा तो उसको ये क्या कर देगा? भर देगा। अस्थायी उत्तक विभाज्योत्तक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को क्या कर चुका होता है, उसी को हम लोग अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक वह उत्तक होता है जो बार बार विभाजन नहीं करता, उसे हम लोग अस्थायी उत्तक है। मृदु उत्तक वह उत्तक होता है जो सबसे बाहरी सतह पर होता है। कौन सतह पर? कौन सतह पर? बाहरी सतह पर, जिसमें जान नहीं होता है। तने की परिधि हम पीछे भी बताए थे, पार्श्व विभाज्योत्तक से। तना का जो परिधि जो मोटाता है वो किसके कारण? पार्श्व विभाज्योत्तक। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति, वाहिनिकाएं हैं चला जो खनिज लवण का संचरण करेगी, उसमें छिद्र होगा तो ले जा पाएगा? लीकेज हो जाएगा। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती। अब वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? परासरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? लिख लो, वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा कार्य करती है? परासरण विधि द्वारा। वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? बाह्य त्वचा का कार्य बताओ। ये जो हमारा बाह्य त्वचा है ये क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन चला एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि हमारा जो बाह्य त्वचा है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत की सही, अनुकूल मतलब होता है सही स्थिति जो हम चाहते हैं। प्रतिकूल मतलब स्थिति जो विपरीत हो। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, इस सब क्रिया कौन करता है? बाह्य त्वचा। पेशीय उत्तक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। देखो जितना भी उत्तक है चला, हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रोटीन से जो है किसका निर्माण होता है? उत्तक से। उत्तक से किसका? अंग का। और अंग से किसका?
शरीर से। तो कहते हैं भैया आप प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बनता है? तो पेशीय उत्तक में। उत्तक होगा तो किससे बना होगा? अरे उत्तक होगा तो किससे बना होगा? प्रोटीन से नहीं, ये संकुचनशील प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इसीलिए पेशियों को हम संकुचित और फैला सकते हैं। तो हम कहेंगे शरीर में, कहेगा कौन सी ऊर्जा होती है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। शरीर में छोटा पीछे पड़ा है, तो शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आकार को परिवर्तन करके पुनः उसी आकार में आ जाता है। अभी देखो हमारा जो पेट है, हम अंदर ले जाते हैं फिर बाहर आता है, ये स्थितिज ऊर्जा न है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आपको कहेगा शरीर में कौन ऊर्जा होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और अगर आपको कहेगा पेशीय उत्तक में कौन सा प्रोटीन होता है? संयोजनशील संकुचनशील प्रोटीन। और कहेगा बताइए उत्तक किसका बना होता है? प्रोटीन का। उत्तक समान आकार का कि अलग अलग आकार का? उत्तक होता है समान आकार का। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अंग होता है अलग अलग। अंग कैसा होता है? अलग अलग। पेशीय उत्तक किसका बना होता है? संकुचनशील प्रोटीन का। चलने के लिए क्या जरूरी है? ना चलने के लिए जो जरूरी है, चलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक पहला पेशीय उत्तक। पहला कौन उत्तक? दूसरा तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या? चलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एगो पेशीय उत्तक यानी हमारी मांसपेशियां, दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। जल्दी से लिख। पेशीय उत्तक, दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। उत्तक चला और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। ये चलने के लिए जरूरी है। पेशीय उत्तक में कौन प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आप बताओ मरुस्थलीय पौधे में जलहास की दर की में कमी किस त्वचा से? क्यूटीन। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधों में जल का हास कम होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी परत पर क्यूटीन होता है। कौन होता है? क्यूटीन का काम है जल के हास को क्या करना? जल के हास को कम करना। यानी अगर मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्यूटीन नहीं होगा तो जल का हास तेजी से होगा। यहाँ जो स्थलीय पादप है उसमें क्यूटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन, जो जल के हास दर में क्या लाता है? कमी, जिसके कारण मरुस्थलीय पौधे जिंदा रह पाते हैं। कोशिका में क्या? सुबेरिन के कारण जल तथा गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाता है, मतलब आर पार नहीं जा पाता। आपको कहेगा कि कॉर्क कोशिका वैसी कोशिका होती है जिसमें सुबेरिन के कारण कोई भी गैस आर पार नहीं जा पाता है। किसके कारण? किसके कारण? एगो कॉर्क और होता है चला, जो ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क के बारे में लिख लो, सबसे अच्छा ध्वनि का अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? कॉर्क। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा क्या है चला? अवशोषक है। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरीन। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? भोजन कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा में। कहाँ जमा होता है भोजन? कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा। आप कहेगा मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन। क्या पाया जाता है? फ्लोएम तंतु सजीव है कि निर्जीव? सजीव कि निर्जीव? फ्लोएम तंतु निर्जीव है। इसके अलावा सब में जान होता है, खाली फ्लोएम तंतु में जान। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का क्या करना? संचरण करना। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का
संचरण करना। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिका में पाया जाता है। आप बताओ, वाहिनिकाओं में छिद्र होता है? छिद्र हो जाएगा तो ले कैसे जाएगा? तो कहता है जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिकाओं में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म जितना है सब में संवहनी उत्तक में ही क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? फिर कहता है चला कौर कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरीन, जो गैसों के विनिमय को क्या करता है? रोकता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु एवं रहने के आधार पर किया था। बताओ, बायोलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। उन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण पहली बार किया था वो किसके आधार पर? स्थल के आधार पर, जल के आधार पर, वायु और किसके आधार पर? रहने का। बताओ तो रेड डेटा हैंडबुक में प्लांट है कि एनिमल है कि दोनों है? जो लुप्त होने वाले हैं उनका संचय है। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में किसने दिया था? डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जो अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था, लेकिन कितना ईस्वी में? 1859। चला ईस्वी भी कुछ ही पूछता है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो सब ईस्वी पूछता नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईस्वी है, इसको जरूर याद रखें। इस किताब का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? क्या है? कवक विषम पोषी यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब चला मैच्योर, विकसित। बोलो रे। हम जानते हैं कवक प्लस लाइकेन, कवक प्लस शैवाल बराबर बन जाता है क्या? लाइकेन। लाइकेन बनता है। आई लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। प्रदूषण सूचक कहते हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? चला अभिक्रिया करता है। अब देखो, कवक जो होता है, जिसको तुम लोग वो कहते हैं चला मशरूम वगैरह, जो क्या है? कवक है। तो चला डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है? डेवलप्ड है। कवक जो है वो क्या है? डेवलप्ड। चला एक चीज का ध्यान रखना, कवक जो हम लोग गांव घर में जो पुआलों पे कवक निकलता है, वो उकरा नहीं खाना, मरिए जाओगे। विषैला है वो, जो गांव घर में पुआल वगैरह पे निकलता है, छत्ता, जगह हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। तो ऐसा नहीं वगैरह रन के खा लेना, तो गड़बड़ा जाएगा। वो खाने योग्य नहीं है। मशरूम की खेती होती है, जो मशरूम हम लोग खाते हैं। तो कहते हैं कवक और शैवाल मिला के क्या बनता है? लाइकेन। चला जो कवक हम लोग गोबर छत्ते जगह कह लो या मशरूम कह लो, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होता है। प्रो मतलब पहले, और यूकैरियोटिक मतलब जो मैच्योर है। तो कवक प्रो है कि यू है? हाँ, कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। कौन कैरियोटिक जीव है? अब लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे लाइकेन किसके किसके बीच? कवक और शैवाल। लाइकेन को ही प्रदूषण सूचक कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रंग बदल लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदल लेता है। लाइकेन प्रदूषण सूचक है, या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग। लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? अल्कोहल सूचक। लिख लो ये भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अल्कोहल सूचक है। वो जो फुकवाता नहीं है, कभी फूके हो, सूचक है ये। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? चला अल्कोहल सूचक। लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल से विक्रिया करके रंग बदल लेता है, और लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके क्या करता है? रंग बदलता है। फाइटा वर्ग के पौधे संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक की आवश्यकता नहीं होती।
ब्रायोफाइटा जितना भी है चला, उसमें संवहन के लिए अलग से कोई उत्तक नहीं होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है इसमें महाबीबियाई, जितना चला आर्थ्रोपोडा है, झिंगुर उंगुर जितना देख रहे हो, तितली उतली भेम वेम जितना है, सब में हम लोगों में क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन जितना आर्थ्रोपोडा है उसमें क्या है, खुला परिसंचरण। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में जब खुला परिसंचरण तंत्र होगा तो खुले बहेगा, तो वाहिनिकाओं नस की जरूरत है नहीं, तो आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिनिकाओं में नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। अब पहला सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, पहला सबसे बड़ा क्या, आर्थ्रोपोडा। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। किसमें, किसमें, मोलस्का। मोलस्का में यही सब ना आ गया रे। इकाइनोडर्माटा समुद्री जीव है, जैसे अर्चिल, स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में भी हम बताए थे, यह अमाशय का भोजन बाहर निकालकर फिर से खाता है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं, जैसे मेढक, सालमेंडर, टोड। अब मेढक का टेडपोल बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। इसमें सल्क भी, सल्क कहाँ पाया जाता है, मछली में। कहाँ, मछलियों में सल्क पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा में चलने के लिए नलपाद, यही है नलपाद, इसी को हम नलपाद कहते हैं, इसी के द्वारा ये चलता है। अब बताओ, केचुआ में चलने के लिए सूक पाया जाता है। केचुआ के चलने के लिए क्या पाया जाता है, सूक पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा के चलने के लिए नलपाद होता है। सेलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पा, कोई भी अंग इसका वास्तविक नहीं होता है। अब चला कहता है गति की परिभाषा और गति का नियम, ये भी चला बड़ा डाउटेबल बात है, बढ़िया से देख लो। गति की परिभाषा और गति का नियम। गति का नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। किसने दिया था, लेकिन वही अगर कह देगा गति का परिभाषा किसने दिया, गति का परिभाषा किसने दिया, किसने दिया रे, गैलीलियो ने। गति का नियम क्या है, गति का समीकरण किसने दिया, गति का समीकरण, गति का समीकरण हो गया v बराबर u प्लस ए टी। ये भी किसने दिया था, गैलीलियो ने। किसने दिया था, गैलीलियो ने। किसने दिया था, गैलीलियो। एक जगह लिख लो चला, क्या देख लो चला। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। गति की परिभाषा किसने दी, गैलीलियो ने। और गति का समीकरण जो हम लोग कहते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब क्या दिया था, गैलीलियो। गैलीलियो एक बात और कहा था, सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता, ये कोपरनिकस कहा था। लेकिन उससे भी पहले जब आप जाइएगा ना, तो कोपरनिकस नहीं रहेगा तो गैलीलियो के बारे में मारेंगे, बोलो ने। गैलीलियो का किसका खोज किया था, दूरबीन का, ये तो सबको पता होगा। न्यूटन। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। गति का नियम को कौन किताब में लिखा था, प्रिंसिपिया में। 1687, बोलो ने। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने अपने गति के नियमों को लिखा था। गति का परिभाषा किसने दिया, गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिया, किसने दिया, गैलीलियो ने। यही ना समीकरण है। अब बल का समीकरण कौन दिया था, अरे F बराबर ma जो है, बल का समीकरण कौन दिया था, न्यूटन ना। गति का समीकरण किसने दिया, गैलीलियो ने। देख लो, गति की परिभाषा, दोनों बात है। गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया, गैलीलियो ने। ई लाइन जब चला किताब में चढ़ेगा ना, तो किताब में आ जाएगा जान, बच्चा इधर उधर हिलेगा नहीं। यार देखो, दूसरा लाइन भी लिख दिया यहाँ, गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। यहाँ देखो, दोनों लाइन एक साथ है। यहाँ हम जैसे तुमको लिख के दिए हैं कि गति की परिभाषा और समीकरण दोनों किसने दिया, गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन। गति की परिभाषा
और समीकरण किसने दिया? किसने? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। सही है। अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया। कहता है अनंत तल पर कोई पिंड है उतनी ही ऊंचाई तक जाता है। अगर मान लो हम इसको उतनी ही ऊंचाई तक भेज सकते हैं जितनी ऊंचाई से ये छोड़ा गया। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर उतनी ही ऊंचाई तक हम किसी पिंड को धक्का देकर पहुंचा सकते हैं जितनी ऊंचाई से वो छोड़ा गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर कोई अनंत तल पर कोई पिंड लुढ़क रहा है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा? बाप रे बाप, घोर बवंडर। अनंत तल पर तो ये चला हाइट भी है गति भी न है, अगर फिसल रहा है तो वेग भी है। इसका मतलब तो अनंत तल पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक, दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी भी होगा। तो लिखिएगा अनंत तल पर कोई पिंड रख रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी बोले तो इंक्लाइंड प्लेन, चल बोले तो कौन प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन। तो बताओ अगर कोई पिंड अनंत तल पर गुजर रहा है तो इसमें तो हाइट भी है ना और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? गोली की गति को बदलने के लिए देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बोले थे आपको कि बल दो प्रकार का, कौन कौन? एगो संतुलित बल, एगो असंतुलित बल। तो इसको हम लोग दो टाइप से समझ सकते हैं। संतुलित बल की अगर बात करोगे तो संतुलित बल 5 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, ये संतुलित बल। असंतुलित बल की अगर बात करोगे तो 10 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, यह असंतुलित बल है। लेकिन यहाँ झोल है फिलहाल, संतुलित और असंतुलित को थोड़ा अलग नजरिए से भी आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पिंड है, इस पर आप 5 न्यूटन का बल अभी लगा रहे हैं, कुछ देर के बाद भी आप इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यह अभी संतुलित बल है। और अगर किसी वस्तु पर अभी आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कुछ देर के बाद आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो यह असंतुलित बल है। बुझा रहा है? अगर के एक तो दोनों तरफ 5-5 न्यूटन का बल लगेगा, ये भी संतुलित बल, इधर 10 इधर 5, यह असंतुलित बल। अगर अभी 5 लग रहा, कुछ देर के बाद 10 लगने लगा, असंतुलित बल। और हमेशा 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये भी संतुलित है। बोल समझ में आ रहा है? एक स्टेप आगे जाके अगर हम देखते हैं तो कहते हैं गोली की गति को बदलने के लिए, बताओ गति को अगर बदलना है, संतुलित बल देंगे तब ना बदलेगा। तो कहते हैं गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल और गोली की गति को एक रूप में बनाए रखने के लिए, स्टेप ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम ये समझेंगे। एक तो ये जानते हैं हम लोग कि भैया संतुलित बल है तो दोनों दिशा में बराबर तथा विपरीत लगेगा, इसमें गति नहीं होगा। इसमें गति होगा किधर की ओर? ज्यादा बल की ओर। अब संतुलित बल को अलग नजरिए से अगर हम देखते हैं तो 5 न्यूटन का भी लग रहा है, 5 न्यूटन का, फिर 5 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है, वो संतुलित बल। अगर 5 न्यूटन लग रहा है, फिर 10 लग रहा है, फिर 15 लग रहा है, तो क्या है? क्या है वो? तब कह रहा है गोली की गति को बदलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गोली की गति को बदलना है तो पहले 5 लगाए फिर 10 लगाए।
तो गोली को की गति को बदलने के लिए और संतुलित बाह्य बल बोलवे नहीं करेगा, और गोली की गति को एक रूप में बनाने के लिए संतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जल्दी से लिख। सर होली का ऑफर दे दीजिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बैच में। कोई ऑफर चला कभी नहीं आएगा। ₹1299 बैच के फीस है। उसमें है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, अब प्लस एसके झा के ट्रेड, ट्रिकल अलग से, डिस्कशन अलग से, इस सब मिला के ₹1299 ले रहे हैं। बहुत ज्यादा है तो है। हमार फीस इतने रहे, जगरा जे करना है लेना है लो, न भाग यहाँ से। अरे चला बताओ, चला तो कैसे होगा? हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चलेगा 20 एग्जाम तक। कंप्यूटर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन है, हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन है, ट्रेड का भी क्वेश्चन डिस्कशन का अलग से शेड्यूल लगा दिए हैं, अलग से अभी सेट उसमें देंगे। अभी बहुत चीज उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, 20 सेट अलग से दे रहे हैं। उसका डिस्कशन इसरो का, यूपीपीसीएल का जितना सेट अभी तक हुआ है उसका का एक पेपर निकाल के देंगे बच्चा को। उसमें बारकोड रहेगा, जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा अपने से करेगा। उसके बाद जो जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है उसका 10-10 क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। एक प्रीवियस ईयर उसके उससे रिलेटेड 5 को क्वेश्चन। बहुत सारा काम उसमें चल रहा है। करेंगे तो पैसा दोगे तो कर देंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, तो ठगेंगे तो रहा। और ठगेंगे तो फिर चला वैकेंसी फिर मिलेगा नहीं। तुम सोच रहे हो 500 टका में नौकरी हो जाए, वो सब नहीं होगा। चला तब दूसर जगह कोर्स ले लो। हम कहाँ कर रहे हैं, हम रेस लो। हम तो चला कभी प्रचारों नहीं कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं। चुपचाप आना है, पढ़ा देंगे, जगह ठीक लगेगा वो हमसे जुड़ जाएगा। बहुत लोग जुड़ रहा है, जिसको नहीं मन कर रहा नहीं जुड़ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो कभी इसमें आए हैं कोर्स लेकर के? अभी तो लाइव रहता है, चला 10,000 लाइव रहता था। हम चाहेंगे तो हम कोर्स लॉन्च करेंगे, देखो देखो आ गया, पीछे में फंसा देंगे। ऐसा कुछ बोल रहे हैं हम? जगह लेना है लो, नहीं लेना है मतलब। इसमें हम तो कहते हैं हमरा से कोर्स एकदम नहीं लो, ना हमरा से पढ़ो। हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो तेरी मजबूरी मैं हूं। आज से 5 साल पहले भी कोई हमसे पढ़ा होगा तो यही लाइन लिखते थे। बोर्ड पर चला बैच लिखते थे, एक दिन से दोबारा नहीं लिखते थे। लिखते क्या थे? आज से कोई 5 साल पहले भी पढ़ा होगा, वही मेरा रोल देखा होगा। ऐसा नहीं कि आज ये हो गया कल वो हो गया। 2016 में चला 8 बजे क्लास लगता था ना, 16, 17, 18 में, तो लड़का 4 बजे भोरे से लाइन में लग जाता था। कोई बच्चा जरूर होगा जो 8 बजे वाला साइंस शनिवार वाला जो है 4 बजे भोर में लाइन लगा हो, कोई होवे करेगा। में इसका 0.5 से या पॉइंट समथिंग से नहीं हुआ। पूछो इससे। 2017 का बात बता रहे हैं। 8 बजे लेते थे हम डिस्कशन, 8:10 में आते थे। अब बच्चा कितना बजे आता था? 4 बजे। लंबा लाइन, चप्पल उप्पल पीछू में रख के बैठल रहता था। अब ना ऑनलाइन हो गया तो तुम कंटेंट को एक्सेस कर पा रहा है। ये 2016-17 का बात बता रहे हैं। ये बात को चला 9 साल हो गया है। 9 साल से मेहनत कर रहे हैं इसी फील्ड में कि नहीं हमको कुछ और अच्छा कर। ये सब पढ़ रहे हैं और बढ़िया। अच्छा बताओ, ये संतुलित बल तो पढ़ा दिए, हम पढ़ा दिए ना, लेकिन क्या इससे क्वेश्चन बनेगा? अब तोरा पता चलेगा क्वेश्चन केकरा से बनेगा केकरा से नहीं बनेगा? तो एग्जाम हॉल तक पहुंच जाएगा, वहां नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? बाहर निकल के तू गाली देके चल देगा फिर घर दिस। फिर तू अपन काम धंधा में व्यस्त हो जाएगा। फिर नया बच्चा आएगा, फिर हमारे पास आएगा। कहां जाएगा? दूसरा कोचिंग है, कोचिंग है, कुछ हमारा पास, कुछ ओकरा पास, कुछ ओकरा पास। तो बच्चा तो तैयो हमारा पास हेबे करेगा। लेकिन चला हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपन निभा रहे हैं कि नहीं, हमको जो टास्क दिया है बच्चा वो हम पढ़ा देंगे। जो रेगुलर पढ़ेगा वो पढ़ लो। हम तो बार बार कहते मेरा कोर्स मत लो, फ्री का क्लास है वो तो पढ़ लो। फ्रीओ में हम दिन में 3 बार आते हैं यूट्यूब पे।
पढ़ लो, 6:15 में आते हैं, अभी 8:20 में भी आते हैं, 9:20 में भी डेली आते हैं। हम तोरा ये बता देते हैं, जो बच्चा मेरा कोर्स नहीं भी लेगा ना, ओकरा कम से कम 200 घंटा हम साइंस पढ़ा देंगे अभी से एग्जाम तक, सिर्फ यूट्यूब पर, एकदम बिल्कुल फ्री। अपन आज क्या पढ़ाएंगे वो समझ लो, वो पढ़ाएंगे जो तोरा नहीं आता है या जगरा में तोरा दिक्कत है। अगर बाद के शेड्यूल आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट एक दिन न्यूमेरिकल डिस्कस करवाएंगे, एक दिन लाइट चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल आवर्धन क्षमता का डिस्कशन, एक दिन वही चलेगा, बाकी 2 दिन तक कुछ नहीं चलेगा, खाली आवर्धन क्षमता का न्यूमेरिकल चलेगा। जहां बच्चा को दिक्कत है m बराबर -v/u, m बराबर v/u, मोल कॉन्सेप्ट में जो कहते हैं 1 मोल में इतना, 2 मोल में कितना, इसलिए 3 मोल में कितना, वो क्वेश्चन करवा देंगे। हम तो ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे यूरेनियम 92-235 में बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, ये तो अपने कर लेगा। सर्किट का जितना क्वेश्चन है वो करवा देंगे। उसके बाद तुम आ जाओ इधर, लाइट हो गया, करंट हो गया, हीट का जो टफ न्यूमेरिकल है वो सब करवा देंगे, सब करवा देंगे। मेरे से तुम चला पढ़ो, कोर्स लो मेरा, नहीं लो मेरा, जो दायित्व है वो हम निभा देंगे। और अभी से एग्जाम तक गिन लेना, 200 घंटा अप्रॉक्स के जा यूट्यूब पे चढ़ के फ्री में पढ़ाएगा। कोई माई का लाल अगर इतना देर तोरा पढ़ा देगा तो थैंक यू जाके बोल दो एक लाइन के बाद। कोई चट्टा पढ़ा देगा छोड़ दो, कंटेंट बनाना दूर का बात है, तोरा बारे में सोच के रहा है कि कंटेंट बना के पढ़ाना है। हमारा बताओ काय गो मास्टर तोरा सामने आता है और कहेगा कि रे बाबू है टफ है, हम तोरा पढ़ा देंगे। सब मास्टर को बोलो, रिक्वेस्ट करोगे आके यूट्यूब पे पढ़ाओ 5-10 घंटा 20 घंटा, कोई नहीं पढ़ाएगा। कोर्स बेचा गया घर, एलपी का कोर्स बिक गया, अब नहीं बिकेगा, 2-4 दिन और बिकेगा, लेकिन तोरा एलपी का अंतिम एग्जाम जो होगा हम तैयार तक पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे। चला एकदम तुम निश्चिंत रहो, सब टफ टॉपिक, जहां जहां तोरा लगता है कि सब टफ टॉपिक है उस सब में टिक मार लो, 5 बार पढ़ाएंगे अभी से एग्जाम पे। नहीं पढ़ाएंगे तब ना कह रहे हैं चला तो पढ़ाएंगे। अब बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल का एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट होगा। एक दिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो होता है ना, ऑक्सीकरण होगा, अवकरण होगा, एक क्लास 10 क्लास चला खाली ले लेंगे न्यूमेरिकल का ना, तो न्यूमेरिकल बम बम करने लगेगा। आ रहा है बहुत जल्द। तुम मेरा कोर्स लो या नहीं लो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक ना। बाकी चला हम बार बार कहते मेरे यहाँ मन है तो पढ़ने आओ ना, जल्दी भाग, पतली गली पकड़, जगरा यहाँ मन करता है यहाँ जाके पढ़ने जा रहे, को कर 10 जूता से मार देंगे। नौकर थोड़े हैं, पढ़ाते हैं अगर पैसा लेते हैं, तो नौकर नहीं है। फालतू की बात एकदम में नहीं करना, छुट्टा चोर सब नहीं। देखो सर्वप्रथम 16 से 4 हम नहीं कहते तू आओ हमारे पास, देखो आप तो हर मजबूरी हम है, तोरा आना पड़ेगा। ये बात एकदम लिख लो, एकदम गांठ बांध लो, वो बढ़िया से डोरी लेके ना। चला जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो बैच लाते थे 2018, 19, 20 में, तो क्या लिखते थे पता है? 8 बजे से बैच है, फलना टका फीस है, थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा प्रचार आज तक नहीं किए। बैच बनेगा, डेली 20 लाख के एडमिशन ले रहे हैं, तू कतबू कोको करेगा ना, सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा एडमिशन ले, वो भी बिना बोले कि एडमिशन लो। खोज लो, हमारा नहीं खोजना। आज चला बहुत सारा ऐसा बात है जो बोलने का बात नहीं है। तुम पटना में घूमता है ना, ये वो मास्टर का नाम बताओ जगह पटना में बोर्ड नए है। पूरे पटना में इकलौता इसके जहां जो आज तक टंगेगा, जब तक जिंदा रहेगा नहीं टंगेगा। क्या साला धंधा रहे कि बूढ़ जाए, हमारा फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो ना लोग आज करता है, हमको सजेशन देता है, एक बोर्ड लगा दीजिए, आपका बच्चा दूसरे के पास चल जाएगा। हम लोग चल जाने दीजिए, फिर वो आएगा हमारा पास, कहां जाएगा? आ जाए इधर। ये चलाना खराब लगता है तब जब बच्चा हिंग रहे, कोर्स लेना लो, भागो नहीं यहाँ से, उतना फालतू की बात नहीं करना ना, हम ठगते हैं ना, फालतू बात हमको पसंद है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने कौन घड़ी का आविष्कार किया था? लोलक।
अब देखो, अभी तुरंत हम तेरा बताए थे गैलीलियो ने क्या किया था। गैलीलियो ने क्या किया था, चला। अब गैलीलियो ने गति का समीकरण दिया, गति का परिभाषा दिया, और गैलीलियो ने लोलक घड़ी का भी आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? कितना ईस्वी में? सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता, ना कि किसके? पृथ्वी के। हम तेरा बोले थे ना, कोपरनिकस भी बोला था कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। अगर तुमको कह दे कि किसने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर बहुत सारा ग्रह है, ये सर्वप्रथम ये बात किसने कही थी? गैलीलियो ने। लेकिन अगर गैलीलियो नहीं रहेगा तो कोपरनिकस मारना, कोपरनिकस नहीं रहेगा तो केपलर मारना। क्या मारना? केपलर, क्योंकि केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों का नियम। केपलर ने क्या दिया था? द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को नापता है। लिख लो, आई बराबर mr स्क्वायर। पता चला द्रव्यमान से जड़त्व की माप होगी। और ध्यान रखना चला, आवेग से भार की माप होती है। जल्दी लिख, आवेग से किसकी माप होती है? संवेग से गति की मात्रा, संवेग से गति की मात्रा। और लिख लो, जड़त्व से किसकी माप होती है? द्रव्यमान की। एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लाइन है, चला, जो अधिकतर तुमको एग्जाम में मिलेगा। आवेग से किसकी माप होती है? हो गया। आवेग किसकी माप देगा? भार का। और संवेग गति की मात्रा का। जड़त्व किसका? द्रव्यमान का। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन ने। अब देखो चला, हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि बल का समीकरण पहली बार किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन संवेग के बारे में पहली बार किसने बताया था? न्यूटन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, संवेग, सब लोग आंसर कीजिएगा। गति का नियम, कौन सा नियम संवेग संरक्षण से, लिखने तो दो, संवेग संरक्षण से संबंधित है? एक ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ऑनलाइन वाला आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बताओ, व्हाट इज द आंसर? चला, इसका आंसर होगा दूसरा। आप बोलो कैसे? ये लिख लो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा न्यूटन के तीसरे और दूसरे नियम की व्याख्या होती है। न्यूटन के तीसरे और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा न्यूटन के तीसरे और दूसरे नियम की व्याख्या होती है। तीसरे और दूसरे नियम की व्याख्या होती है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तीसरा नियम मानना, और तीसरा नहीं रहेगा तो क्या मानना? दूसरा। तीसरा नहीं रहेगा तो क्या मानना? दूसरा। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन। किसने बताया था? संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन। और संवेग गति की मात्रा को बताता है। किसको बताता है? रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा। अब पता चला, ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि दो बातें हैं। अगर वेग विस्थापन, हमको ये बताइए चला कि जितना ज्यादा समय बढ़ेगा विस्थापन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा?
अगर हम कांस्टेंट वेग से जाते हैं 2 मीटर पर सेकंड, इसमें चला बड़ा झोल है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, समान वेग है कि असमान वेग है? तो समान वेग से अगर हम जाते हैं तो जैसे जैसे समय का मान बढ़ता जाएगा विस्थापन बढ़ेगा कि घटेगा? मान लो हमें वो गाड़ी चला रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, किससे चला रहे हैं? किससे चला रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। और अगर हम एक समान वेग रख रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा विस्थापन बढ़ेगा ना। तो विस्थापन अगर समय के समानुपाती है, इसका मतलब वेग जो होगा वो नियत होगा। वेग क्या होगा? चला नियत है। ध्यान देना, अगर विस्थापन, एगो फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा दोस्त मेरे, S बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, पढ़ा है रे दोस्त मेरे। यू का मान अगर 0 ले लेते हैं, किसका मान 0 लेते हैं? यू का मान 0, तो पूरा टर्म 0, इसको हम लिख सकते हैं S बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है, और अगर हम त्वरण को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, त्वरण को अगर नियत मान लेते हैं, त्वरण को क्या मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताए? S समानुपाती टी स्क्वायर होगा। हाँ, S समानुपाती क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो ए नियत हो जाएगा, ए नियत हो जाएगा, हाफ नियत है ये, तो नियत हटाइएगा तो समानुपाती आएगा। एफ समानुपाती क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये चला देखो कितना गुड़ है ये कि विस्थापन जो है, विस्थापन समानुपाती हो जाएगा टी स्क्वायर के, जब कौन नियत रहेगा? क्या नियत रहेगा? त्वरण नियत रहेगा। एक मिनट होल्ड ऑन, हमने कहा त्वरण नियत रहेगा, मतलब चला एकर वेग देखो कैसे रहेगा। एकर वेग तो ऐसा हो गया, एकर वेग होगा पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर होगा 4 मीटर पर सेकंड, फिर होगा कितना? 6 मीटर पर सेकंड, और फिर होगा कितना? 8 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। तो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। यहां भी 4 में से 2 गया, यहां भी 6 में से 4 गया, यहां भी 8 में से 6 गया, तो सब जगह मान लो तो समय का मान 1। समय का मान कितना? तो बताओ ये एक समान त्वरण है कि नहीं है? एक समान त्वरण अगर होगा तो यहाँ 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो बताओ एक समान समय में एक समान विस्थापन होगा कि समय जितना ज्यादा बढ़ेगा विस्थापन उतना ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि वेग भी तो बढ़ रहा है। अब उतना चक चुक थोड़ा नहीं देखना है, तो सीधा ध्यान में रखो तुम कि भैया मेरे, अगर विस्थापन समय के समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? वेग। और विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? त्वरण। लेकिन जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है तो बच्चा कुछ न कुछ मार के चल आता है, मामला गड़बड़ा देता है। क्या विस्थापन समय के समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? वेग। अब विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? त्वरण। क्लियर है? तो चला जब क्वेश्चन देगा ना तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन कहेगा बताइए जब कोई पिंड नियत त्वरण से गतिमान है तो वेग विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा, समय का समानुपाती होगा, समय के रूट का समानुपाती होगा। क्या मारेंगे? समय के वर्ग का समानुपाती हो। ये दोनों पॉइंट चला यहां लिखा हुआ है, विस्थापन समय का समानुपाती जब क्या होगा? एक समान में। आप विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती जब एक समान क्या होगा? तो क्लियर है? अब कहते हैं चला किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के, किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या होता है? कैसे? द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका झोल है। चला अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? F बराबर ma पढ़े हैं। आप कह रहे हैं किसी निश्चित बल के लिए, यानी बल कांस्टेंट है। बल क्या है? कांस्टेंट है। तो बल जब कांस्टेंट हो जाएगा तो द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध होगा? m बराबर F बाय ए।
एम आई ये नियत है, और निश्चित बल है यानी नियत है ना, नियत हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चला ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला। हम लोग खाली क्या पढ़े हैं, बल जो है वो त्वरण के समानुपाती होगा। बल जो है वो त्वरण के क्या होगा, क्यों होगा समानुपाती, ये जानते हो क्यों? क्योंकि चला बल जो है के समानुपाती होगा जब द्रव्यमान नियत रहेगा, जब m क्या रहेगा, नियत। कल चला एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पर हम लोग 1 घंटा 40 मिनट तक बहस किए, तो सामने वाला को हम भी समझा पाए, सामने वाला भी समझ पाए। मतलब तो कल मेरा 12 से 1 कंप्लीट बर्बाद हो गया उस क्वेश्चन। अब बोलो क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था जब किसी भी मशीन की दक्षता महत्तम होगी, हम लोग पढ़ते हैं ना, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा, पढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन ये है कि मशीन की दक्षता महत्तम होगी, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था मशीन की दक्षता महत्तम कब होगी? एक ऑप्शन था जब आयरन क्षति के बराबर होगा, और दूसरा ऑप्शन था जब ताम्र क्षति आयरन क्षति के बराबर होगा। लड़का कहेगा कि मैं अंतर कुछ ही है गुरुजी, क्या अंतर है? क्या आंसर? 90% मास्टरों गड़बड़ा देगा। कोई ये कोई भी कोई सी कुछ ना कुछ तू मारिए लेगा, तू वही है, तू मार लो ये या बगल वाला को लो बी, लेकिन चला ऐसे में तो काम चलेगा नहीं। एक बात बताओ, आए अब ध्यान देना, ताम्र क्षति जो है, कौन क्षति चला, कौन क्षति? ताम्र क्षति क्या, ताम्र क्षति की अगर हम बात करें, कौन क्षति की बात करें, चला ताम्र क्षति की अगर हम बात करें, कौन क्षति की बात करें? ताम्र क्षति बदलता है लोड के साथ, करंट देते हैं तो बदलता है, बदलता है मतलब ये वेरिएबल है। क्षति जो होता है होता है अस्थिर होता है, मतलब ये नियत होता है। बोलेंगे क्या होता है, ये नियत होता है। तो एक बात बताओ, लेकिन जब चला बहुत सारे टीचर को भी इसमें दिक्कत होता है, होगा ही, इसलिए दिक्कत होगा। देखो मैथ का कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। हमको ये बताओ, एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? एक्स और वाई क्या है, आप 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट ना। हमको ये बताओ, हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बराबर 2 कि 2 बराबर एक्स? वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड में रखते हैं। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में। अब हमको ये बताओ कौन है वेरिएबल? को रखेंगे लेफ्ट में, और कौन है कांस्टेंट? लोह क्षति, यानी ताम्र क्षति बराबर लोह क्षति। समझ में आया? जब भी लिखेंगे, लड़का को ओम का नियम का ग्राफ दे देगा, ओम रुक जा, ओम के नियम का ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए ओम के नियमानुसार कौन सा सही है? यहां दे देगा वोल्टेज, यहां दे देगा करंट, या सेम ग्राफ दे देगा, यहां दे देगा वोल्टेज है, यहां दे देगा करंट। टूल ये है चला कि जो वेरिएबल हो, जो कांस्टेंट होगा, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, जो वेरिएबल होगा वो कहां रहेगा, वाई एक्सिस। ये रूल है, उसके हिसाब से आई को हम जब भी रखेंगे कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पर, अब भी को जब भी रखेंगे कहां रखेंगे, वाई एक्सिस। याद न रहे तो पहले एक्स की पहले वाई, एबीसीडी में पहले एक्स तब वाई, पहले आई तब भी, इस शॉर्टकट हुआ। लेकिन चला याद ये रखना है, कांस्टेंट को हमेशा किस एक्सिस पर, एक्स पर, वेरिएबल को हमेशा कहां, वाई पर। तो बताओ कौन ग्राफ सही है, पहला कि दूसरा? पहला ग्राफ इज द राइट आंसर। बोलेंगे बट ये सब चला अगली बात है। यहां आप समझ लीजिए, कहते हैं किसी निश्चित बल के लिए हम लोग हमेशा ध्यान करते हैं चला कि बल समानुपाती होता है किसके, त्वरण। बल समानुपाती किसके, त्वरण। लेकिन चला ये हमेशा ध्यान रखना
कि अगर हम लोग कहते हैं पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, बेटा बटा क्या दुश्मन, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कंडीशन सप्लाई ये कांस्टेंट होना चाहिए। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है निश्चित बल, क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चला कह रहा है किसी निश्चित बल के लिए, यानी बल का मान नियत हो गया, बोलवे नहीं करेगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, बोलो हाँ। एम बराबर हो जाएगा एफ बाय ए, बोलो हाँ। यहां से ये चूंकि एफ कांस्टेंट है तो एम व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। ये क्वेश्चन चला बड़ा बढ़िया पूछता है, P बराबर होता है M इंटू भी, बोलवे नहीं करेगा। तो आपको कहेगा बताइए संवेग और वेग का अनुपात किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के। संवेग और वेग का अनुपात किसके बराबर, या दे देगा संवेग और द्रव्यमान का अनुपात किसके बराबर, बुझा रहा है। तो वैसे ही अगर दे दिया तुमको बल और त्वरण का अनुपात द्रव्यमान के बराबर, बोलवे नहीं करेगा, बुझा रहा है। और अगर बल का मान निश्चित है, इसका मतलब द्रव्यमान त्वरण के क्या है, व्युत्क्रमण पर। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है। मकर ध्वज किसके रूप में चला, मकर ध्वज के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, एचजीएफ को। खाली एचजी का अगर बात करेगा, खाली एचजी का, इसको क्या कहते हैं, पारा, इसी को कहते हैं पारद, इसी को कहते हैं हाइड्रारजिरम, हाइड्रारजिरम, इसी को कहते हैं क्विक सिल्वर। क्या कहते हैं चला इसको, कौन सिल्वर, क्विक सिल्वर। और कौन धातु, द्रव धातु। चला पूरे पीरियोडिक टेबल में दुए को तत्व है जो द्रव अवस्था में है, एगो पारा है, एगो ब्रोमीन, कुछ खास नहीं जो है, ये क्या है, नाम है। अब बताओ, कोयला को कहते हैं द्रव सोना, और किसको कहते हैं, पेट्रोल को। पेट्रोल को कि पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम और कोयला को क्या कहते हैं, द्रव सोना। आप सफेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम को। सही है ना, बोलो। हम चला अपने हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम के बाद बच्चा हमारा निकल के एग्जाम हॉल से घर आए कि फलना बात ने पढ़ाया, फलना बात पूछ दिया, हम A to Z बात खत्म करके पढ़ा दूं। ये बच्चा फॉलो कर लेगा, हम कोशिश करेंगे कि जो हमको फॉलो कर रहा है वो एग्जाम हॉल से निकल के ही नहीं कहे कि सर फलना पर जैसे चला। कुछ चीजें फिक्स है, वो पूछेगी, बच्चा बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि नहीं बनेगा। हम उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे ताकि तुमसे वो क्वेश्चन बन जाए। जैसे आवर्धन क्षमता वगैरह का क्वेश्चन है, वो पूछेगा, बाहर निकलेगा, कहेगा इसके जाने पढ़ा दिए हम, लेकिन कहेगा क्योंकि उग्रस बनवे नहीं करेगा, कहेगा बड़ी हाई फाई पूछा, ये जो बताया था वो हल्का वाला था। हम तो चला 10 साल से ग्रेजुएट रहे हैं। जैसे बच्चा को तुम पढ़ा के भेज देंगे, ओकरा से वहां नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तब बनेगा जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करेगा, तभी बनेगा ना। चला यूट्यूब पर वीडियो देके इंजन थोड़े खोल के ठीक कर लेगा तुम, उसके लिए तुमको अपने से इंजन 2-4 बार खोल के टाइट करना होगा। तो हम तुमको जो पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम पहले से पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, उसका कंप्लीट करवा देंगे हम हर वो टॉपिक जिसको तुम निकल के हमको गरियाएगा, ठीक ना। तू कुछ नहीं करेगा, बाहर निकलेगा, पट 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 चलाएगा। तो हम कहेगा अरे ये बड़ी बोलता था, ये वो क्वेश्चन ने लड़ा, अगर हम एक को छोड़ेंगे तब ना तू हमरा कहेगा। हम छोड़वे नहीं करेंगे, एक ही बात को 5 बार पढ़ा देंगे ताकि बच्चा एग्जाम हॉल से हमारे सब्जेक्ट में हमरा नहीं करिया, बाकी जगह करिया ना हो, अपना करिए, हम अपना कर्म करके खत्म करें। तुम नहीं पढ़ेगा तो रही, तब बाहर निकल के कहेगा ना हे सर तो पढ़ाए थे,
हम ही नहीं पढ़। अब चला बताओ, ये वो कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन था बड़ा बढ़िया, F बराबर फॉर्मूला था GM1M2/R²। लड़का आया हमसे एकदम कह रहा है कि कैसे, इधर कहीं आपके किताबों में नहीं है। आज ना इन्हें क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन ये था कि एकांक द्रव्यमान और एकांक त्रिज्या वाले एकांक द्रव्यमान का पिंड अगर एकांक दूरी पर स्थित है तो बताइए लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा। आपको अगर क्वेश्चन आए तरीके क्या हो गया, एकांक द्रव्यमान ये क्वेश्चन है किताब में भी। एकांक द्रव्यमान मतलब ये दोनों एक एक, एकांक दूरी मतलब ये एक, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो ये के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। अब वो लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाया बेचारा, बना नहीं उससे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है, उससे नहीं बनेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज का नियम। अब चला, हमेशा हम कहते हैं कि तैरने डूबने का जो सिद्धांत है किसने दिया, आर्किमिडीज। सोना शुद्ध है कि नहीं है, आप कैसे पता लगाइएगा। सोना को चला अपेक्षित घनत्व के द्वारा हम पता लगाते हैं कि सोने की शुद्धता सही है कि नहीं। अब घनत्व जब ये हो गया, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, लिख लो, सोने की शुद्धता का पता अपेक्षित घनत्व से चलता है। सोने की शुद्धता का पता घनत्व से चलता है। शुद्धता का पता किससे चलता है, चला अपेक्षित घनत्व। और ये किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का। किसका सिद्धांत है, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। देखो चला, कल ही हम संयोग से पढ़ा रहे थे, हमरो जानने का इच्छा था। क्वेश्चन ऐसा था कि हमरो मन किया कि साला ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कोई तो दिया होगा, कोई ना कोई तो दिया होगा ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तुम देखना, कल शायद या परसों हम डिस्कशन करवा रहे थे एएलपी वाला सेट, उसमें हम लिखा दिए बच्चा को कि ये क्या बोलते हैं उसको, बर्नौली का प्रमेय का क्या संबंध है। बर्नौली ने दिया था इसको। वेंचुरी मीटर के बारे में किसने बताया, बर्नौली ने बताया। आर्किमिडीज ने तैरने डूबने के बारे में बताया। एक ऑप्शन वगैरह में था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हम वहां नहीं लिख पाए क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं था कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया किसने था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और के देगा, चला ऊर्जा का सही मतलब जूल है, जूले न देगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था, जूल ने। बल को खोजा था न्यूटन ने, किसने। और संवेग को भी पहली बार खोजा था किसने, न्यूटन। किसने खोजा था, इसीलिए तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत सीधा न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, बोलवे नहीं करेगा। और चला, हम कहते हैं ऊर्जा का, जूल का ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इधर रट रट के तुम्हारा हालत खराब है। 100 बार पढ़ लिया, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। पढ़ा है कि नहीं। लेकिन अभी जानो कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, जूल ने। उन्होंने ही इसको क्या किया था, सत्यापित भी किया था। कहते हैं जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान का भी क्या किया, खोज किया। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है, ये तुल्यांक की भार से संबंधित है, इसका भी खोज किसने किया था, जूल ने। ऐसे भी चला, वो ध्यान रखना, ऊष्मा और ऊर्जा की बात करें ना, क्या बात करना है, जूल का। किसका बात करना है, देखो ना चला, ऊष्मा का ऊर्जा का कार्य का, इस सब का सही मात्रा क्या है, जूल। ऊष्मा का ऊर्जा का कार्य का इस सब का सही मात्रा क्या है, जूल। स्लिंकी जानते हो ना, यही स्लिंकी है। चला, अरे गांव घर में मेला समय में स्लिंकी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, स्लिंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग है। ये जो स्लिंकी है चला, ये एक प्रकार का पतला क्या है, स्प्रिंग है। आई स्लिंकी में कौन ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है, अरे जैसे स्प्रिंग में कौन ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, वैसे ही स्लिंकी में कौन ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्लिंकी में कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा।
देखो, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रायी, चला क्वेश्चन पूछता है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप खोलिएगा, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन सुनाई देगा। अब ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, इसी को चला गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य भी कहते हैं। के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य। और देखना कि जो H है ना चला, ये H अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो ये क्या है? H अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो ये क्या है? ऊंचाई। लेकिन चला एक मिनट होल्ड ऑन, जैसे हम यहां पर लेके ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, यहां से हम यहां उठाए तो नीचे से ऊपर नहीं, इतना हाइट हुआ, इतना हाइट हुआ मतलब अंतिम ऊंचाई। आप प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर करेंगे तब नहीं आएगा। एनसीईआरटी में देखा, देख लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, फलना पर, चिलना पर, किस पर निर्भर करता है? अंतिम ऊंचाई। पहले प्रारंभिक ऊंचाई मान लो इस वस्तु का यहां है, मान लो प्रारंभिक ऊंचाई यहां है 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से हम लेके चल गए 12 मीटर की ऊंचाई पर, तो रियल में कितना मीटर गया? 2 मीटर, यानी 12 -10, तब नहीं निकलेगा। यानी जो ऊंचाई है चला, ये अंतिम ऊंचाई, अंतिम ऊंचाई या माइनस और प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर है, और प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर है। या यूं कहें कि ऊंचाई में अंतर है या ऊंचाई में परिवर्तन है। वेरी गुड, द राइट वर्ड इज, ऊंचाई में क्या है चला? परिवर्तन है। ऊंचाई में क्या है? परिवर्तन है। एच क्या है चला? सामान्य शब्द में कहे तो क्या है? ऊंचाई है। और अगर सही शब्दों में लेकर चले तो अंतिम ऊंचाई और प्रारंभिक ऊंचाई का क्या है? अंतर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला हम भी अपने किताब पर लिख पाएंगे कि इस किताब को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सभी प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि अब एक भी प्रश्न चला बचेगा नहीं। जानता होगा चला, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में किया गया कार्य ऋणात्मक की धनात्मक? सपोर्ट में धनात्मक। ऐसे भी चला सपोर्ट में यानी नीचे के ऊपर, कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे आ रहा है कार्य धनात्मक और नीचे से ऊपर जा रहा है ऋणात्मक, इस पर ढेरी क्वेश्चन फंस जाएगा। तो -98 जूल 98 जूल करके ढेरी क्वेश्चन है, बनाइएगा तो पता चलेगा। हो गया? वाह, ऊपर जाएगा ऋणात्मक, नीचे आएगा प्लस, नीचे आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में ना आएगा। क्या बोलता है रे? तो ये जान के बोलता है, तो कर देता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करेगा, या ऊंचाई में परिवर्तन कहेंगे तो वो क्या बात ना है? 10 पर था 12 पर ले गए तो ऊंचाई में परिवर्तन कितना का हुआ? 2 का। ऊंचाई में अंतर कहो या ऊंचाई में परिवर्तन। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का
इसीलिए ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग जकरा में कंपन ना हो, कंपन ना हो, क्या ना हो चला, जकरा में कंपन ना हो। एक एग्जाम्पल बता। अरे प्रकाश रे, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है? यांत्रिक तरंग जकरा में क्या हो, क्या हो रे, कंपन हो। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक के वो है, ये है कौन तरंग? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को ही हम प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग ही संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ता है। ध्वनि तरंग ही दाब तरंग है। ध्वनि तरंग दाब तरंग है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। अरे हो गया, ये समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब हम कह सकते हैं ध्वनि तरंग कंपन द्वारा। ध्वनि तरंग किसके द्वारा? ध्वनि तरंग किसके द्वारा? यहां से अगर इसको पकड़ोगे तो ध्वनि तरंग जो है वो कंपन द्वारा कौन तरंग है? यही लाइन में लिखा है। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का, ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक तरंग है। कौन तरंग है? यही कह देगा ऊष्मीय तरंग अणुओं की गति से उत्पन्न होता है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? ऊष्मा गतिज से की गतिज ऊर्जा से? किससे? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो। अब चला, इसलिए आप कहोगे ई लाइन डायरेक्ट, ई क्यों लिखे हैं सर? इसलिए लिखे हैं चला कि डायरेक्ट लाइन मेरे किताब में वो लाइन को हटा के दो तीन लाइन है, हटा के ई लाइन पुट करेंगे, क्योंकि लाइन डायरेक्ट पूछता है किसके तरंग के लिए, किसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हर्ट्ज देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम सुने हो ना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की कहानी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसका खोज किया था हर्ट्ज। कौन किया था? इसकी व्याख्या कौन किया था? व्याख्या किया था आइंस्टीन। किसने किया था? इसने इससे न्यूटन के कौन गुण की व्याख्या होती है? इससे न्यूटन के कौन गुण की व्याख्या होती है? कौन गुण की व्याख्या होती है? इससे न्यूटन के कौन गुण की व्याख्या होती है? कौन गुण? विद्युत प्रभाव की खोज कौन किया था? हर्ट्ज। किसने किया था? व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन। और इससे न्यूटन के कौन गुण की व्याख्या होती है? कण गुण की। इससे न्यूटन के कौन गुण की व्याख्या होती है? कण गुण की। हो गया? क्या होती है? चला कण गुण। बढ़े बढ़े हो। अब कहता है देखो, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिसकी व्याख्या किसने किया? आइंस्टाइन। अब कहते हैं एक देखो चला, यहाँ टोन और स्वर अलग अलग है। लड़का इसको मिला देता है, क्वेश्चन आता है, टोन को स्वर मार देता है, स्वर को टोन मार देता है। गड़बड़ नहीं करना। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहता है।
जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, 7 टोन नहीं है। अगर एक से अधिक है स्वर है और एक है तो टोन है। याद ना रहे तो ऐसे याद रखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस संगीत के स्वर हैं। संगीत 7 स्वरों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब स्वर में एक की अनेक, नोट में टोन में, टोन जैसे सा एक टोन है, रे एक टोन है, गा एक टोन है। बोलो रे, सा रे गा मा, ये टोन है, लेकिन सब मिला के क्या है, स्वर है। तो क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा, एकल आवृत्ति को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर। आई जो लोग लिखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी यतने में 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो रे, इधर से इधर आने पर आवृत्ति बढ़ता है। आवृत्ति क्या होता है? चला बढ़ता है। ठीक, जल्दी भाई। हाँ, कोई बात नहीं, इधर देखो गया वो बुरा में, तो देख लाइन वाइन कटा हुआ, बारिश तो ये रह गया। इधर देखो न, चला दिक्कत होता है, यूट्यूब खोल लो। क्या कभी नहीं चला, भर दिन पढ़ाते हैं, एक बार कोई उल्टा बोल देता है, इतना ना गुस्सा आ जाता है कि मन करता है गर्दन उतार दे। प्यार से मांगोगे जान दे देंगे, लेकिन ई जो कहोगे धमका के दे देंगे तुरा, हम तुरा पे हंस लेंगे, हम ये सब नहीं कर पाओगे कभी नहीं। वो अगला जन्म लेना पड़ेगा एक और, क्योंकि हम चला खुद के लिए मेहनत करते हैं। और तब जब कोई चू चा करता है ना, मन करता है छोटा, अपना तो कुछ किया नहीं जीवन में, जब मेहनत करता है तू क्या करता है, ओकरा पे खाली बैठ के हंसेगा। अभी तो और अपना करने का समय है, 2 महीना में उखाड़ पाता है कुछ तो उखाड़ के दिखाओ, तो हमारा पास आना। आज वो लड़का है वो लड़की आई, दोनों शादी किया 4 दिन पहले 2000। सुन लो, लोग गलत को भी सही कैसे कर लेता है अपने बुद्धि विचार से। वो लड़की बिहार इलेक्ट्रिसिटी में जॉब करती है, 2018-19 बैच की, हमारी स्टूडेंट नहीं है वो, बेचारी सरकारी स्कूल कॉलेज में कर रही थी और वहीं से मेहनत करके किसी तरह वो निकाल ली। कट ऑफ कम गया था तो उनका हो गया। हो जाने के बाद इंटर में ही वो लड़का और लड़की आपस में प्रेम करना शुरू किए। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो लड़की जो है 6,000 रुपया महीना देके यहाँ पढ़वाना शुरू की, पटना में रहना वो शुरू किया। और ये जो 2023 वाला जो वैकेंसी था उसमें वो रेलवे ज्वाइन कर लिया। और 4 दिन पहले जो है वो शादी किया। 4 दिन, दोनों इंटरकास्ट मैरिज था, 4 दिन पहले दोनों शादी किया। देखो 3 साल तक वो लड़की जो है उसको पैसा दी और बेचारा पढ़ा, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे। और तब 4 दिन 5 दिन पहले वो लोग शादी की। भी प्रेम कहानियां। वो लड़का आके बोला आज हमको कि सर मेरा 2023 में आईडी कार्ड बन गया था, लेकिन हम आज तक पहने नहीं। सोचे आपको पहले पहनाएंगे तब खुद पहनेंगे। आज लेके आया, हमको पहनाया और तब वो खुद पहना। मतलब चला लोग, जिस दिन बोला पहला लड्डू बटा था आपके कोचिंग के उद्घाटन का, उस दिन से लेके और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तक सर रेगुलर क्लास कर रहे हैं। लेने वाले नौकरी है ना, वो अलग कैटेगरी के हैं, वो बहुत बिहेवियर और वेल मैनर्ड हैं, उनको बहुत सारी चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो फालतू की चीजें तो 100 है जगह कोई माई बाप नहीं। देखो चला, टोन और स्वर समझा। ता एक टोन है, ता एक क्या है, सारे गामा पादा नीसा ये स्वर है। तब मैं कहते हैं संगीत के 7 स्वर हैं। तो अगर कहेगा एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन। और कहेगा अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को, एकल आवृत्ति की ध्वनि को, अनेक आवृत्ति की ध्वनि को टोन और स्वर समझा। टोन क्या, स्वर। अब कहते हैं चला, किसी एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की
तीव्रता कहते हैं 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जो ध्वनि गुजरेगा उसी को ध्वनि की क्या कहते हैं, तीव्रता। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। याद रखिएगा, आई जो है वो ध्वनि की तीव्रता है। आई क्या है चला, ध्वनि की क्या है चला, तीव्रता। और ए क्या है, आयाम। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है रे। अब कैसे करता है, आई समानुपाती क्या होता है, ए स्क्वायर। आई समानुपाती ए स्क्वायर। समानुपाती क्या होता है चला, ए स्क्वायर। आई ध्वनि की क्या है, तीव्रता। ए क्या है, आयाम। ए क्या है, आयाम। आई क्या है, तीव्रता। तीव्रता ध्वनि के आयाम के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलो हर्ट्ज तक का ध्वनि क्या कर सकता है, सुन सकता है। अब देखो चला, हम लोग कहते हैं कि 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही ना हम लोग सुन पाते हैं। कितना हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज न श्रव्य है। क्या है चला, श्रव्य है। एक बात बताओ, बूढ़वा सुतल रहता तो हम लोग थोड़ा बहुत भी चकचुक कीजिएगा तो नहीं उठेगा। एक बार बच्चा के पास चकचुक करके देखना। किसी के मुंह से सुना है, हे बूढ़वा सुतल है, कुछ बोलो, वो सुतल है, सुनाइए नहीं देता है। आप देखना सब कहता हे। बच्चा सुतल है, चुप, एकदम नहीं बोलना, ठीक ना, क्योंकि कौन ध्वनि को भी क्या करता है, सुन लेता है। अब काबिल बच्चा रहेगा तो ऐसे मरेगा। वर्ष से कम आयु का बच्चा हर तक 25 किलो हर तक की ध्वनि सुन सकता है। ये कम भी सुनेगा और ज्यादा भी सुनेगा। कितना, आइए बताओ, 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज लिख सकते हैं। यही ना मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि है। यह मनुष्य के लिए कौन ध्वनि है, श्रव्य। चूहा, चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है, और डॉल्फिन भी, और ये शिकार भी करता है इसी से। बोलेंगे पराध्वनि का उपयोग, पराध्वनि मतलब अल्ट्रासाउंड, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का उपयोग धातु के ब्लॉक के दरारों का तथा अन्य दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोई भी अगर मेटल सीट है चला, अगर उसमें दरार आ गया है ना तो उसको हम अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं। बोलो कैसे, बोलो कैसे। एवं काम करना चला, टूटला लोहा जगह में चिरखा लगल होगा ओकरा उठा के पटकना, और नॉर्मल लोहा को उठा के पटकना। देखना टूटला लोहा झर्र से मारेगा, अब बढ़िया लोहा ठन से मारता है। एक मतलब ध्वनि का कंपन दोनों का क्या होता है, अलग अलग। तो जब आप अल्ट्रासाउंड गुजारोगे, अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, अभी तुरंत पढ़ाए थे, ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन। जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा गुजारोगे तो झर्र मारेगा, ठन मारेगा। इसीलिए तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा दरारों का पता लगाया जाता। तो कहते हैं पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों का पता और अन्य दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन है चला, एक जगह नाम नहीं बताएंगे किताब का, एक जगह है वो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है, तुम पढ़ा भी होगा, कि जब बादल गरजता है तो दोनों कानों को बंद कर लिया जाता है, क्यों। ताकि दोनों कानों पर दाब समान लग सके, समझा। न तो ये ऊपर ज्यादा ऊपर कम हुआ तो हाई प्रेशर लो प्रेशर में मारेगा धक्का, टूट जाए तो हर कान के पर्दा। लिखना जब बादल गरजते हैं, जब बादल लड़का देखो की लिखता है, कौन कौन दोस्त है जो गुरुजी से शादी करना चाहता है। एगो फिर तब रिप्लाई भी एगो लड़की दे रही है, शादी हो चुका है सर का। देख रहा है ना चला, हम कितना मेहनत करके कौन कौन बात खोज खोज के पढ़ा रहे हैं।
मतलब हमारा मथा में 100 बात चल रहा है कि कौन बात कहाँ है। आई क्वेश्चन 365 नंबर क्वेश्चन है, चला नाम ने बताएंगे फूसेंड का, ठीक ना। अब वहां का क्वेश्चन हमको याद आएगा, अभी कान वाला क्वेश्चन आया है, अभी एक लिखा देते हैं तो बच्चा की क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम की कर रहे हैं, वो ने की चल रहा है, काफी पागल है। हेरे छोटा पौड़ लिखना, क्या लिखा, क्या बादल गरजते हैं तो दोनों कानों के पर्दों को, दोनों कान को बंद कर लिया जाता है, दोनों कान को बंद कर लिया जाता है, से दोनों कानों पर समान दाब लग सके, जिससे दोनों कानों पर कैसा दाब लग सके, समान दाब लग सके। कैसा दाब लग सके, चला समान दाब लग सके। इसलिए हम कान के पर्दों को क्या कर देते हैं, बंद कर। बताओ, अल्ट्रासाउंड चूहा चमगादड़ डॉल्फिन पर प्रोसेस तो जानवे करता था, अब जानो चूहा भी अल्ट्रासाउंड जनरेट भी करता है और सुन भी सकता है, बोलो दे। और छोटा बच्चा कुकुर 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। पराध्वनि का उपयोग करके धातुओं के में दरार का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का। पराध्वनि न पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि अलग है, पराबैगनी अलग है, पराध्वनि अलग है। पराध्वनिक विमान उस विमान को कहते हैं जिसका मैक नंबर का मान 1 से अधिक हो, बुलंदे। और पराश्रव्य ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। पराबैगनी तरंग होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण। पराध्वनि, पराश्रव्य तरंग, पराबैगनी किरण सब अलग अलग है। ऑप्शन में दे देगा तो गड़बड़ाना नहीं। पराबैगनी किरण एक किरण है, पराश्रव्य ध्वनि एक ध्वनि है, और मैक नंबर एक पराध्वनि एक कंडीशन है ध्वनि का महत्तम होने का। बोलवे नहीं करेगा। बताओ, चूहा पराध्वनि सुनेगा और उत्पन्न भी करेगा, बोलेंगे। अब बताओ, पौधों में खाद्य पदार्थ का संग्रह किसमें होता है, पैरेन्काइमा में। किसमें होता है, जाइलम तंतु में जान होता है, फ्लोएम तंतु में जान नहीं होता है। जाइलम तंतु में तो होवे करता है, फ्लोएम तंतु में जान नहीं होता। होता है। आप पौधे अपना भोजन कहाँ संग्रहित करते हैं, पैरेन्काइमा में। कहाँ, पैरेन्काइमा में अपना भोजन संग्रहित करते हैं। क्लियर है। की कार्रवाई। थैंक यू वेरी मच।